गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो जो आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 7 डिजाइन ऑफ बीम, उसके अंदर हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए और आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर अपन क्या सीखने वाले हैं, जो आपकी जो लेटरली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की बीम अपन को होती है जनरली, एक होती है लेटरली सपोर्टेड बीम और एक होती है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। और अपन को उसमें से कौन सी पढ़नी है भाई, लेटरली सपोर्टेड बीम पढ़नी है। इसमें भी लगभग 2-3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है, बस उससे क्या है कि 2-3 क्वेश्चन निकल कर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के अपना जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपने इसके स्टेप सीख लेंगे कि इसके स्टेप किस प्रकार से हैं और कौन कौन सी वैल्यूज अपन को ध्यान रखनी है, कोड से कौन कौन सा डाटा अपन को लेना है, स्टील टेबल से कौन कौन सा डाटा अपन को लेना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको स्टेप अच्छे से समझा देता हूं और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीधे ही न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपने कि भाई जो आपका लेटरली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, बीम का जो शेप होगा जनरली जाहिर सी बात है वो आपका कैसा शेप होगा भाई, वो आपका आई सेक्शन होगा, ठीक है। कैसा होगा, आई सेक्शन होगा। तो उसके अंदर आपको जनरली क्या होगा, गिवन क्या होगा, आपको कह देगा कि भाई एक बीम है, उसकी लंबाई इतनी है, उस पर इतना लोड आ रहा है, ठीक है। बेसिक चीजें आपको दे रखी होगी और कह देगा कि इसका आपको क्या करना है, डिजाइन करनी है, आपको उसकी सपोर्टेड बीम की आपको डिजाइन करनी है। तो जनरली 2 चीजें अपन को गिवन होती है, एक तो लेंथ, ठीक है, और दूसरा जो है वो लोड जो है। ये 2 चीजें हैं जो है वो अपन को गिवन होती है। बाकी जो भी डाटा है जैसे Fe 410 है या जो भी पार्सल सेफ्टी फैक्टर है वो अपन को पता है कहां से लेना है, 410 नहीं दिखता तो अपन को पता है कैसे क्या लेना है, ठीक है। इतनी 2 चीजें अपन को गिवन होती है इसके अंदर, ठीक है। बस एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो लोड है वो आपको किसमें दे रखा है। लोड आपका यूडीएल है क्या, यूडीएल समवर्तित भार अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, किलोमीटर पर मीटर के अंदर है या फिर उसकी इंटेंसिटी किलोमीटर के अंदर है या फिर आपको कोई पॉइंट लोड दे रखा है, ठीक है। बस जो आपका लोड होगा उसी से ही आपके जो स्टेप होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 1 में किलोमीटर दे रखा होगा तो उसके स्टेप 1 अलग हो जाएगा, किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा तो उसका स्टेप 1-2 अलग हो जाएगा, अगर किलोमीटर में होगा तो उसका स्टेप 1-2 अलग हो जाएगा। तो बेसिक चीज जो है वो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका लेटरली सपोर्टेड बीम है उसके अंदर आपको एक तो लेंथ गिवन होगी और दूसरा आपको लोड गिवन होगा, ठीक है। तो चलिए जो स्टेप नंबर जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, जो पहला स्टेप होगा हमारा इसका, वो क्या होगा, अभी हमें क्या करना है, एक लेटरली सपोर्टेड बीम है उसकी डिजाइन करना है। तो डिजाइन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया लोड हमें गिवन होगा और जनरली ये जो लोड होता है या तो आपको सर्विस लोड दे रखा होगा या फिर आपको वर्किंग लोड दे रखा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के लोड होते हैं, सर्विस लोड या वर्किंग लोड, या फिर मैं कह सकता हूं उसको फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड। क्योंकि हम ये जो डिजाइन पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम जो भी इसके अंदर जो भी हम लोड कंसीडर करेंगे उसको थोड़ा फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लोड को फैक्टर बनाना, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं फैक्टर्ड लोड ज्ञात करेंगे। फैक्टर की जगह आप डिजाइन लोड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा, फैक्टर्ड लोड अपन ज्ञात करेंगे। तो चूंकि मैंने आपको बताया जनरली जाहिर सी बात है 90% ऐसा ही होगा क्योंकि लोड आपको सर्विस लोड या वर्किंग लोड दे रखा होगा, फैक्टर लोड आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा। अगर बाई चांस आपको ऐसा मिलता है डायरेक्ट ही फैक्टर लोड मिलता है तो पहला स्टेप मत करना, ठीक है। तो हमको पता है भाई डिजाइन लोड या फैक्टर लोड कुछ भी लिख सकता हूं मैं, वो क्या हो जाएगा आपका सर्विस लोड इनटू लोड फैक्टर, ठीक है। और लोड फैक्टर का मान कितना रखते हैं, 1.5 रखते हैं। तो जो डिजाइन लोड होगा हमारा या फैक्टर्ड लोड जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, जो भी सर्विस लोड क्वेश्चन में दे रखा है उसको किससे गुणा कर देंगे भाई, फैक्टर कितना कंसीडर करते हैं, 1.5 कंसीडर करते हैं। तो पहला स्टेप में हम या तो फैक्टर्ड लोड निकालेंगे या हम डिजाइन लोड निकालेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड लोड याद करेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, जो भी सर्विस लोड है उसको 1.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन इसके अंदर हमें लेंथ गिवन होगी और लोड हमें गिवन होगा। हमें एक बीम की डिजाइन करनी है। तो जाहिर सी बात है कि भी आपका जो बीम है, जो आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड तो होगा ही, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लोड होगा वो जाहिर सी बात है कि आपका समवर्तित होगा, लेकिन अगर वो पॉइंट लोड होगा तो अलग से आपको कह देगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है ज्यादातर आपको समवर्तित भार मिलेगा, ठीक है, यूडीएल डब्ल्यू। अब W जो है आपका जो यूडीएल है ये आपका वेरी कर सकता है, ये या तो आपका किलोमीटर पर मीटर में हो सकता है
या फिर आपका किलोमीटर में भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पढ़ा था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कब इंटेंसिटी किलोमीटर होती है और कब इंटेंसिटी किलोमीटर पर मीटर होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में अपने क्या कर देंगे भाई, हमने फैक्टर लोड निकाल लिया है, हमने डिजाइन लोड निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे भी हमारा जो बीम है उसमें कितना, तो उसमें शियर फोर्स आ रहा है और कितना उसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे भाई, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड में अपने क्या करेंगे भाई, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और ये जो है आपको पता है, याद है, ठीक है। तो वही सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई एल है, दोनों तरफ सपोर्टेड है, वो कंप्लीट के ऊपर यदि डब्ल्यू लग रहा है आपका, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो बेंडिंग मोमेंट आप बता देंगे सर डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 होता है। बेंडिंग मोमेंट कितना होता है भाई, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 होता है। और इस केस में शियर फोर्स कितना होता है, तो वो आप बता दोगे डब्ल्यू एल बटा 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले अपन पढ़ के आ चुके हैं किसके अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के अंदर। अब ये फॉर्मूला भी हम कब रखेंगे, जब हमारा जो डब्ल्यू है वो किसमें हो, किलोन्यूटन पर मीटर में, यानी इंटेंसिटी उसकी यदि किलोमीटर पर मीटर में हो तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8, और शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यदि W जो है वो आपका कैपिटल हो, कैपिटल W हो, कैपिटल W क्या होता है भाई, किलोन्यूटन में होता है, और कैपिटल W जो होता है वो क्या होता है भाई, स्मॉल l इंटू डब्ल्यू होता है। ठीक है ना, स्मॉल w इंटू एल होता है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर जो लोड आपको गिवन है वो कह रहा है कि ये समवर्तित भार है और वो कह रहा है कि इसकी इंटेंसिटी किलोन्यूटन में है, तो क्या कर देंगे भाई, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये बन जाएगा डब्ल्यू एल बटा 8, और शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, W बटा 2 बन जाएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर सेकंड में अपन को ये चेंजेस करना है क्वेश्चन में लोड को देखते हुए कि लोड की इंटेंसिटी आपको किलोमीटर पर मीटर में दे रखी है या फिर लोड की इंटेंसिटी आपको किलोमीटर में दे रखी है। अगर वो लोड की इंटेंसिटी किलोमीटर में, यानी इसका मतलब वो आपका समृद्ध भार है, और वो भी कौन सा है भाई, कैपिटल W। कैपिटल W क्या होता है, स्मॉल w इंटू। ठीक है, तो दो स्टेप हमने सीख लिए, हमने लोड को फैक्टर बना दिया और हमने ये निकाल दिया कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना शियर फोर्स आ रहा है, ये इंटेंसिटी को देखते हुए। ठीक है, चलिए भाई स्टेप नंबर 3 में बढ़ते हैं। जो स्टेप नंबर 3 होगा इसमें अपने क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। हमने शेप फैक्टर पढ़ा था, वहां मैंने दो प्रकार के सेक्शन मॉडुलस बताए थे मैंने, एक तो मैंने इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बताया था और एक मैंने बताया था प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो जो स्टेप नंबर 3 होगा उसमें हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की याद करेंगे। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करेंगे। ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का। और शेप फैक्टर में हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था a/2 y1 + y2, वो एक सेक्शन के लिए था। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बीम के लिए शेप फैक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये दे नहीं रखा कहीं पे। तो शेप फैक्टर फॉर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला m इंटू गामा m0 बटा fy। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, m इंटू गामा m0 अपॉन fy। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करने का। ठीक है, तो पता सब कुछ है आपको, W यहाँ पे लोड है, L आपको लंबाई है, साथ साथ में लिखते रहना। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ZP क्या है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। M आपका क्या हो जाएगा भाई, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, और गामा m0 आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। PSF मैंने क्या लिखा है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिखा है। और FI आपको पता ही है, यील्ड स्ट्रेस कितना होता है भाई, 250 मेगापास्कल। तो ये साथ साथ में आप डाटा लिखते रहना, जो भी बताना चाह रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया भाई, 3 स्टेप सीख लिए हैं। हमने सबसे पहले जो लोड दे रखा था उसको फैक्टर बनाया, उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करी, शियर फोर्स कैलकुलेशन की, और उसके बाद में हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात किया। अब जैसे कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फैक्टर लोड दे रखा है, कह रहा है कि भाई लोड है उसको, उसमें फैक्टर लोड इतना है, तो पहला स्टेप अपने आप ही आपका हट जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें इतना यूडीएल लग रहा है, इतना उसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका सेकंड स्टेप भी अपने आप हट जाएगा, सिर्फ शियर फोर्स निकालना होगा। तो ये आपको समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए कि हमें कितना मान दे रखा है, कितना नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट भी दे रखा है, लोड को भी फैक्टर बना रखा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों स्टेप नहीं करने। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि बेंडिंग मोमेंट फैक्टर है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बेंडिंग मोमेंट फैक्टर है,
यानी इसका जो बेंडिंग मोमेंट दे रखा है वो वर्किंग लोड के लिए दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट क्या करना है, फैक्टर लोड तो नहीं निकालना, लेकिन जो आपको बेंडिंग मोमेंट दे रखा है उसको आपको फैक्टर बनाना है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के ही आपको खुद को समझना है कि हमें किस प्रकार से हमारे स्टेप में परिवर्तन करना है। ठीक है, मतलब थर्ड स्टेप तो आपका होगा ही होगा। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमारा हो गया ZP बराबर m इंटू गामा m0 बटा fy। ये तो जल्दी जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। fy का मान 250 लेना है, गामा जो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, और जो m होता है वो होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया भाई, 3 स्टेप सीख लिए। स्टेप नंबर चौथा। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना है, एक लैटरली सपोर्टेड बीम की डिजाइन करनी है। यहां पर हमने ये जो ZP निकाला है, यहां पर हमने ये जो ZP निकाला है, इसमें आप लिख भी सकते हो ये कौन सा ZP होगा, ये कौन सा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होगा, तो वो अपने लिख देंगे रिक्वायर्ड। कौन सा होगा भाई, रिक्वायर्ड, REQ। ठीक है, यानी कितना ZP सेक्शन मॉडुलस की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो हमने निकाला स्टेप नंबर 3 के अंदर। चलिए अब हम स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करेंगे, हमने ZP निकाल दिया है, ZP रिक्वायर्ड निकाल दिया, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपन ने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक बीम की डिजाइन कर रहे हैं, हम एक लैटरली सपोर्टेड बीम की डिजाइन कर रहे हैं, और जो बीम होगा जाहिर सी बात है वो आपका आई सेक्शन होगा। तो हम ये बताना है हमें कि जो हमारा जो आपका जो आई सेक्शन होगा वो कौन सा होगा। कि जैसे हमने पढ़ा है कि बीम तो कई प्रकार की होती है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, फ्लैंज बीम। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक डिजाइनर हैं तो हम खुद चूज करेंगे कि हम ISLB रखना चाहते हैं, कि हम ISMB रखना चाहते हैं, या फिर हम ISWB रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चौथा स्टेप होगा उसी में हमारा यही होगा कि हम एक सुटेबल का मतलब कि जो इस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के करीब आ रहा है, या प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के जो सेट बैठ रहा है उसको देखते हुए हम एक सुटेबल स्टील बीम का क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, चूज सुटेबल स्टील बीम। तो हम क्या करेंगे, एक सुटेबल स्टील बीम जो है वो हम चूज करेंगे। और वो हम कैसे चूज करेंगे, चूज करने का मतलब होता है चुनना। ठीक है, तो वो हम कैसे चूज करेंगे, वो हम चूज करेंगे ZP को देखते हुए। और ZP जो है, जो आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, जनरली इसकी यूनिट कितनी बताई थी मैंने आपको, mm2 के अंदर बताई थी। तो हम जो हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होगा उसका जो भी मान होगा, ZP रिक्वायर्ड, उसका जो भी मान होगा उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, सुटेबल स्टील बीम को चूज करेंगे कि भाई यस इसके लिए ISLB सेट बैठ रहा है, इसके लिए ISMB सेट बैठ रहा है, WB सेट बैठ रहा है, उसमें भी अलग अलग बीम है, उसमें किस प्रकार से अपन चूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो आप कि हम जो भी स्टील बीम चूज करेंगे तो हमको एक क्या करना है, क्राइटेरिया फॉलो करना है कि सबसे पहले ISLB की तरफ जाना है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम की तरफ जाना है, फिर आपको इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम की तरफ जाना है, और लास्ट में आपको ISWB की तरफ जाना है। ठीक है, वाइड बेंच बीम। तो जो भी आपका ZP होगा, जो भी ZP होगा, उस ZP में सबसे पहले आप देखोगे कि ISLB की टेबल देखोगे, स्टील टेबल आप निकाल लोगे। स्टील टेबल निकाल के आप क्या करोगे कि देखोगे कि भाई हाँ ZP इतना आ रहा है, तो ISLB में ऐसी कौन सी बीम है जिसका मान इस ZP के बराबर आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे ZP मान लो आता है 200, तो आप ISLB में देखोगे 200 से बड़ा कौन है, या 200 के करीब कौन सा है, 205, 210, 212। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यार ISLB में 200 के करीब आ रहा है 205, चलो कोई बात नहीं, MB की तरफ देखते हैं। तो MB में 200 के करीब आया 203, इसमें तो 205 आ रहा था, इसमें आ रहा है 203। इसको भी छोड़ के आप किसमें देखोगे, फिर ISW में देखोगे, उसमें और करीब कौन सा आ रहा है 201। तो आपको जो इन तीनों में से सबसे करीब बैठ रहा है ना, वो आपको चूज करना है। ठीक है, लेकिन देखना कैसे है, सबसे पहले LB में देखना है, फिर MB में देखना है, और फिर WB में देखना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टील टेबल आपके पास में होनी चाहिए, और मेन एग्जाम के अंदर भी आपको स्टील टेबल जो है वो लेके जानी है। और बाकी कैसे देखेंगे, किस प्रकार से, ये तो अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें सीख लेंगे। लेकिन जो आपका चौथा जो स्टेप होगा उसके अंदर सुटेबल हम स्टील बीम का डिजाइन चूज करेंगे। उसके लिए ISLB में देखेंगे, MB में देखेंगे, और WB के अंदर देखेंगे। ये बात होगी अपनी। और जो भी हमने चूज करी है बीम, उस बीम का डाटा जो है, उस बीम का जो डाटा है
स्टील टेबल से देख के लिखेंगे। जो भी डाटा होगा जो हमारे आगे डिजाइन में काम आएगा वो हम स्टील टेबल से देख लेंगे कि भी हाँ ये डाटा हमारा काम आ रहा है और देख के लिख देंगे। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट लो यहां तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, डाटा हम स्टील टेबल से देख के लिख लेंगे। अब बात आती है कि भाई डाटा कौन कौन सा लिख रहा है, तो आप स्टील टेबल निकालो अपनी। तो स्टील टेबल में आप निकालो बीम सेक्शन। तो बीम आप देखोगे तो ऊपर ऊपर एक बीम बनी हुई है आई सेक्शन, उसमें वो एक रोलेड बीम बनी हुई है। ठीक है, आप क्या करो, रोलेड बीम आपकी बनी हुई है। रोलेड बीम कुछ किस प्रकार की होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे। ये क्या होती है भाई, ये आपके रोलेड बीम होती है। ठीक है, ये आपके रोलेड बीम होती है। पेज नंबर आप जाओ अपनी स्टील कोड निकालो। स्टील कोड में पेज नंबर 19 निकालो, वहां पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ऊपर ऊपर पहला जो सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको रोलेड स्टील बीम का। तो बीम का सेक्शन कैसा होता है भाई, आई सेक्शन होता है। और जो आप स्टील टेबल देखो, स्टील टेबल में भी जो आपका बीम बना हुआ है वो भी आपको रोलेड बीम मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी बीम है। इस बीम के अंदर यहां से लेके यहां तक, सबसे पहले बात करते हैं, ये तो क्या कहलाता है भाई, वेब कहलाता है। और ऊपर और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है भाई, फ्लैंज कहलाता है। ये तो पता ही है तुमको। ठीक है, ये सब तो तुमको पता ही है। अब कौन कौन सा डाटा जो है देखना है अपन को। ये फ्लैंज है, यहां से लेके यहां तक फ्लैंज की क्या होगी भाई, चौड़ाई होगी। तो ये हो गया अपना भाई BF, विड्थ ऑफ फ्लैंज। BF क्या हो गया भाई, विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गया। और ये हो गया भाई अपना TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। जो आपका स्टील टेबल होगा उसमें लिखा होगा या तो विड्थ ऑफ फ्लैंज या उसमें लिखा होगा थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको ये मिलेगा BF या फिर मिलेगा TF। ठीक है, तो साथ साथ में लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, साथ साथ में लिख लेना। BF को क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की मोटाई। TF को क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की चौड़ाई। मतलब ये चौड़ाई और ये मोटाई। ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका BW, विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आपका क्या होगा भाई, ये होगा DW या D होगा। ये क्या होगा, डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो है ये आपका क्या होगा भाई, ये H होगा। H मतलब सेक्शन की डेप्थ अपन कह सकते हैं। तो ये डाटा जो है सारा अपन को देख के लिखना है। कौन कौन सा डाटा अपन को देख लेना, BF, विड्थ ऑफ फ्लैंज, TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, BW, विड्थ ऑफ वेब, TW, सॉरी हाँ DW, डेप्थ ऑफ वेब। और इसके अलावा हमें देखना है H को, सेक्शन की डेप्थ। ठीक है, ये सब डाटा अपन को देखना है। इसके साथ में अपन क्या करेंगे भी, आपको ZP रिक्वायर्ड दे रखा है, हम यहां से ZP भी देखेंगे, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। हम यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखेंगे। ठीक है, और यहां से अपन दो तीन चीजें और है वो क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। ठीक है, ZP देखना है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। PSM का मतलब क्या है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और आई क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब डाटा अपन को देख के लिखना है स्टेप नंबर चौथे के अंदर। तो ये सब आपका चौथा स्टेप हो गया। और आपको ऐसा एक डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम के अंदर डाटा भी लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 स्टेप। चौथा स्टेप में आपने क्या कर दिया भाई, आपने एक सुटेबल जो स्टील बीम है वो आपने चूज कर दिया भाई, ISLB, ISMB, WB, ये आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है। और वहां से आपने कुछ डाटा जो है वो आपको देख के लिख दिया। और कुछ मुझे लगेगा कि कौन सा डाटा है वो आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। बाकी ये तो है, इतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो स्टील टेबल होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 स्टेप के साथ में चौथा स्टेप आपका हो चुका है। अब बात करते हैं 5वां स्टेप। भी 5वां स्टेप क्या है, तो अभी तक हमने क्या किया है भाई, अभी तक हम डिजाइनर हैं, तो अभी तक हमने क्या किया है। तो आप बोलोगे कि हमें सर आपने लोड बताया था हमें
लोड से हमने उस लोड को फैक्टर बना दिया। फैक्टर बनाने के बाद में हमने ये बता दिया कि भाई हमारा जो स्टील बीम है उस पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसमें कितना शियर फोर्स होगा, वो भी अपन ने निकाल दिया। उसके बाद हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाल दिया, और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों उसके बिना हम बीम चूज नहीं कर सकते। तो जो भी जेड पे आया था उसको देखते हुए हमने बीम चूज करी। बीम हमने सबसे पहले आईएस एलबी में देखा, फिर एमबी की तरफ गए, और लास्ट में डब्ल्यूबी की तरफ गए। अब ये आपको क्राइटेरिया पता है कैसे क्या देखना है, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है, लाइट बीम, एम का मतलब मीडियम बीम, डब्ल्यू का मतलब वाइड बीम, ठीक है, वाइड लेंस। क्या क्या रोल है इनका वो मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। फिर कुछ आपको डाटास लिखने, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, हम जो डिजाइनर है हमने लोड भी निकाल लिया, सेक्शन भी चूज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भी हमने जो भी बीम चूज करी है उसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे या उसकी क्लास देखेंगे। स्टेप नंबर 5, पांचवा स्टेप आपका क्या होगा, सेक्शन के क्लासिफिकेशन, या फिर मैं कहूं क्लास जो है चूज करेंगे, ठीक है। हमारा जो भी बीम है उसकी क्लास कौन सी होगी, क्या वो फर्स्ट क्लास की है, क्या वो सेकंड क्लास की है, क्या वो थर्ड क्लास की है, ठीक है। और उसका क्लासिफिकेशन कौन सा है, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो सेमी कॉम्पैक्ट है, क्या वो कॉम्पैक्ट है। तो उसके लिए आपको करना क्या है भाई, उसके लिए करना क्या है भाई आपको, उसके लिए आपको कोड निकालना है, और कोड के अंदर जाना सबसे पहले तो आपको पेज नंबर 17 पर, और फिर जाना फिर आपको पेज नंबर 18 पर। ये 2 पेज आपको निकालने। तो कोड मेरे पास में है फोन के अंदर, मैं फोन के अंदर ही ओपन कर लेता हूं। तुम्हारे पास में तो पीडीएफ होगी, हैंड रिटन होंगे, उसको आप ओपन कर लो। तो कोड में आपको जाना है भाई सबसे पहले तो पेज नंबर, देखो पेज नंबर 19 पे जाओगे तो वहां पर अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, उसमें ऊपर ऊपर कौन सा सेक्शन बना हुआ है, रोलेड स्टील बीम, ठीक है। चलो भाई बात होगी। फिर आप जाओगे पेज नंबर 17 पर। तो पेज नंबर जब आप 17 पर जाओगे ना, तो 17 पर जाओगे आप 3.7.2 पर, 3.7.2 पर जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा ए क्लास फर्स्ट, मिलेगा बी क्लास सेकंड, क्लास 3, ठीक है, और क्लास 4। तो बीम जो होती है वो कितने क्लास की होती है, 4 क्लास की होती है। और उसका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, क्लास फर्स्ट क्या कहना चाहता है, प्लास्टिक, क्लास सेकंड क्या कहना चाहता है, कॉम्पैक्ट, क्लास 3 क्या होता है, सेमी कॉम्पैक्ट, और क्लास 4 क्या होता है, सिलेंडर। तो ये अलग अलग बीम्स होती है और उनकी क्लास होती है, ठीक है। तब तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, बाकी ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उतना कोई ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि भाई आपका बीम कितने प्रकार की होती है, 4 होती है, ठीक है। पेज नंबर 17 पर आपको दे रखा है प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और सिलेंडर। इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना। और उसके बाद में जब पेज नंबर 18 पर जाओगे तो पेज नंबर 18 पर आपको एक टेबल मिलेगी, टेबल नंबर 2, आपको टेबल मिलेगी पेज नंबर 18 पर, टेबल नंबर 2। तो ये जो टेबल नंबर 2 है, यहां से ही हमें पता चलेगा कि भी हमारा बीम जो है उसका कौन सी क्लास की है वो, और उसका कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो उसके लिए जब पेज नंबर आप 18 पर जाओगे तो 18 पे जो टेबल बनी हुई है उसमें पहला ही ऊपर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, और उसमें भी लिखा हुआ है रोलेड सेक्शन के लिए अलग और वेल्डेड सेक्शन के लिए अलग। तो मैंने आपको बताया कि भी हम जो भी कर रहे हैं अभी तक किसके लिए कर रहे हैं, रोलेड सेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो आपको रोलेड ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो रोलेड सेक्शन कंसीडर करना है, और रोलेड सेक्शन कंसीडर करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, रेशियो लिखा हुआ है B/TF का रेशियो, रेशियो लिखा हुआ है B/TF का रेशियो, ठीक है। B तो होती है आउटस्टैंडिंग B, तो TF होता है थिकनेस। तो B का मान अपन कैसे निकालते हैं, B बराबर होता है BF का आधा। जो आपके फ्लैंज की जो विड्थ होती है उसका जो आधा होता है वो क्या होता है भाई, B होता है। तो अपन क्या करेंगे, B का मान रख देंगे यहाँ पर, और अपने TF जो थिकनेस है फ्लैंज की, जो फ्लैंज की जो थिकनेस है उसका मान यहाँ पर रख देंगे, और देख लेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है। B का मान जैसे मान लो आपका 100 थिकनेस, और मान लो उसका कितना है, मान लो जैसे 10 मान लो, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो B/TF का अपन ने रेशियो निकाल दिया और इसका मान इतना आ गया। अब ये मान जो है ये देखो कि हमारे किसके अंदर आ रहा है, क्या ये मान 9.4 एप्सिलॉन के बराबर आ रहा है, क्या ये मान 9.4 एप्सिलॉन के बराबर आ रहा है, 10.5 एप्सिलॉन के बराबर आ रहा है, या 15.7 एप्सिलॉन के बराबर आ रहा है।
तो ये जो भी हमारा मान होगा वो इसके रेंज में होगा, वो हमारा क्या बता देगा भाई ये आपका प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है। एब्सोल्यूट क्या होता है भाई, तो नोट्स में देखोगे आप अपने तो मिलेगा 250 बटा FY, और FY का मान भी कितना होता है 250 होता है, तो एब्सोल्यूट का मान हमेशा कितना है 1। इसी के लिए पेज नंबर जो आपका 18 है उसमें आप जाओगे, 18 में नोट्स लिखे हुए नीचे नीचे, उस नोट्स में दूसरा पढ़ोगे तो वहां पर मिल जाएगा आपको फॉर्मूला एप्सिलॉन का, रूट के अंदर 250 बटा FY। बैटरी कितनी है 11% ही है क्या, फटाफट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है भाई, इस प्रकार से अपन को क्या करना है, हमने इस प्रकार से अपन को B बटा TF का रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल के हमें ये बताना है कि हमारा प्लास्टिक होगा, सेमी कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा। 9.4 एप्सिलॉन, 10.4 एप्सिलॉन, 15% जो भी आएगा उसको अपन देख लेंगे, क्वेश्चन में ही आपको बता दूंगा। चलो 5वां स्टेप हो गया, हमने क्लास बता देंगे भी हमारा ये फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, ये हमारा कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है, जो भी है वो अपन बता देंगे। ठीक है, चलिए ले स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और थोड़ा जल्दी करवाता हूँ, जल्दी बैटरी नहीं इसके अंदर हो गया। चलिए तो 5 स्टेप सीख लिए अपन ने, हमने क्लास भी बता दी। अब हमारा छठा स्टेप होगा। छठा स्टेप से हम क्या कर देंगे भाई, यहां से हमारे कुछ चेक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बीम के अंदर कुछ हमारे चेक स्टेक कर देंगे। तो जो स्टेप नंबर 6 होगा वो हमारा होगा चेक फॉर शियर, शियर का चेक। स्टेप नंबर 6 में अपन क्या करेंगे, हमारा जो भी शियर है उसका हम चेक करेंगे कि हमारा लो शियर आ रहा है या हमारा हाई शियर आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, पेज नंबर 59 पर जाना है कोड के अंदर। तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो V का मान है वो हमेशा VD से क्या होना चाहिए भाई, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उसके कम होना चाहिए। और जो VD है उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा FY इंटू AW AV अपॉन √3 इंटू गामा M0। ठीक है, जिसमें AV क्या होता है भाई, आपका शियर एरिया होता है। AV आपका क्या होता है, शियर एरिया होता है। और AV का फॉर्मूला आप लिख लो H इंटू TW होता है। इसके लिए रोलेट सेक्शन के लिए, ये किसके लिए है भाई, रोलेट सेक्शन के लिए है। यदि V का मान 0.6 VD के कम आ रहा है जब, तो क्या होगा भाई, लो शियर होगा। और यदि V का मान 0.6 VD से ज्यादा आ रहा है जब, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, हाई शियर होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया अपन को फॉलो करना है। कोड में निकालते हैं, पेज नंबर 59 बताता हूं मैं किस प्रकार से आपको दे रखा है ये सारा मान। पेज नंबर तुम भी निकालो 59। तो पेज नंबर 59 पर जाओगे आप, 59 पर आपको मिलेगा शियर 8.4। 8.4 को लिखोगे तो शियर मिलेगा। तो शियर में लिखा हुआ है कि V का मान जो है VD से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है VD क्या होता है, तो VD का फॉर्मूला लिखा हुआ है VN बटा गामा M0। VD का फॉर्मूला लिखा हुआ है VN बटा गामा M0, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी है, VN की है बटा गामा M0। अब VN का फॉर्मूला किसके बराबर, नीचे जाओगे तो VP के बराबर है। और VP का फॉर्मूला कितना है, AV इंटू FY अपॉन √3, AV इंटू FY बटा √3। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं AV क्या है। AV जब तुम नीचे जाओगे तो वहां पे मिला हुआ रोलेट सेक्शन के लिए तो H इंटू TW और वेल्डेड सेक्शन के लिए D इंटू TW। ये सारा मान आपको पेज नंबर 59 पर मिल जाएगा। तो वो अपन ने देख लिया। लास्ट में ये दो कंडीशन भी लगानी है कि हमारा लो शेयर होगा या हमारा हाई शेयर होगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला जो कैसे बना था ना वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी को तुम याद रखो तो रख दो, नहीं तो फिर कोड में किस प्रकार से दे रखा है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। ले स्क्रीनशॉट। 6 स्टेप हो गए, ये कुछ चेक है। अब हमारा बीम के चेक स्टार्ट हो गए हैं, इसमें आपका सेफ होना चाहिए। ठीक है, 6 स्टेप हो गए। अब आता है आपका 7वां स्टेप। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7। तो 7वां जो स्टेप होगा हमारा वो हमारा क्या होगा भाई, हम बेंडिंग स्ट्रेंथ का चेक करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है उसका अपन क्या करेंगे, चेक लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आपको कोड में जाना है पेज नंबर 53 पर। कितने पर जाना है भाई, पेज नंबर 53 पर जाना है। वहां पर आपको MD का फॉर्मूला मिलेगा। MD का बराबर फॉर्मूला मिलेगा बीटा B इंटू ZP इंटू FY
अपॉन गामा m0 का मान लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.2 ZA इंटू FY अपॉन गामा m0। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 53 पर मिला या नहीं मिला, वही निकालो। md का मान यदि m से ज्यादा है जब तो हो जाएगा लो शेयर, और यदि md का मान ठीक है ज्यादा बड़ा आ रहा है तो हो जाएगा आपका भाई हाई शेयर। ठीक है, निकालो भाई पेज नंबर 53। जब आप 53 निकालोगे, जब तुम 53 निकालोगे तो 53 पर आपको मिलेगा 8.2.1.2 में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा md बराबर बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा m0। ठीक है, इसके नीचे की जो लाइन है वो पढ़ो। लाइन क्या कह रही है? टू अवॉइड इरेस्पेक्टिव डिफॉर्मेशन अंडर सर्विसेबिलिटी लोड md का मान है वो इससे कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 1.2 ZA इंटू एफ वाई अपॉन गामा m0, यानी ये जो मान है ये वाला इससे कम होना चाहिए। वो मैंने देख के लिख दिया कितने नंबर पेज पर? 53 पर। तो डायरेक्ट ये आप ऐसा कुछ याद रख लेना, इसका मान अगर इससे कम होगा तो लो शेयर होगा, ज्यादा होगा तो हाई शेयर होगा। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या मान है। बीटा बी, बीटा बी जो है नीचे नीचे आप जाओगे तो बीटा बी आपको मिलेगा प्लास्टिक सेक्शन के लिए तो कितना है भाई? एक। कॉम्पैक्ट के लिए भी कितना है? एक। ठीक है, तो जो भी सेक्शन आएगा उससे आप देख लोगे। और जेडी अपॉन जेडपी सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन से आप निकाल लोगे। जेडपी क्या होता है? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा सर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस तीसरे स्टेप वाला रखे या चौथे स्टेप वाला रखे? अब आपको रखना है चौथे स्टेप वाला। जो भी आपका बीम आपने लिए ना उसमें जो भी बीम है उसमें जो भी प्लास्टिक आएगा वो आप लोगे। ठीक है, फिर आपका एफआई आपको पता है, गामा m0 भी आपको पता ही है, जेडी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो चौथे स्टेप में आएगा वो आपको रखना है। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको पता है तो ये आप लगा के बता सकते हो कि आपका वो आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है उसमें वो सेफ हो रहा है या वो नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए भाई 7वां स्टेप हो गया। अब आते हैं अपने इसी पेज पे रहो, स्टेप नंबर 8वां, चेक फॉर वेब बकलिंग। चेक फॉर वेब बकलिंग। अब जो बीम है आपकी उसमें वेब होगी, और वेब मैंने क्या बताया था? पतला पोर्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है? ज्यादा लोड के कारण वो लेफ्ट या राइट में टिल्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वही बकलिंग कहते हैं। तो उसकी बकलिंग करनी तो अपन चेक करेंगे। तो पेज नंबर जाओ भाई आप 53 पर और सेम 8.2.1.2 पे जाओगे तो वहां पे मिलेगा आपको कि d बटा TW का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 67 एप्सिलॉन के। ठीक है, और एप्सिलॉन का मान मैंने कितना बताया था भाई? 1 बताया था ना। तो पेज नंबर जाओ भाई आप 53 पर जाओ, तो 53 पर जाओगे तो 53 पर जो आपका 8.2.1.1 है ना उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ है डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन विच इज नॉट सपोर्टिंग टू वेब बकलिंग अंडर शियर फोर्स यील्डिंग वेयर डी बटा TW लेस देन 67 एप्सिलॉन। तो ये आपको वहां पे एक लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको, एक लैंग्वेज दे रखी है उसको पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा कि इसका मान इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चेक अपने लगा दिए हैं। हमने शियर का चेक लगा दिया है, हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ का चेक लगा दिया है, और हमने वेब बकलिंग में भी चेक कर लिया है कि हमारा वेब पे पकड़ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 9। अब हम डिफ्लेक्शन का भी चेक कर लेंगे भाई। बीम में लोड आएगा तो कुछ ना कुछ वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा? नीचे की तरफ झुकेगी, तो वो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आता ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, मतलब परमिसिबल डिफ्लेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का चेक। तो मुझे बताओ परमिसिबल डिफ्लेक्शन बीम के अंदर परमिसिबल डिफ्लेक्शन के लिए अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, डिफ्लेक्शन डेल इक्वल्स टू L बटा 300। परमिसिबल डिफ्लेक्शन के लिए अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, डिफ्लेक्शन डेल बराबर L बटा 300। L क्या होती है? L होती है लंबाई और बटे में 300 रख देंगे। ठीक है, L यहाँ पे क्या हो जाएगा? L हो जाएगा हमारा लेंथ। और सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंप्लीट पर यूडीएल आ रहा है, इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर है,
तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन तो अपन पढ़ के आ चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कितना होता है भाई बताओ? वो होता है 5WL4 बटा 384 EI। कितना होता है? 5WL4 बटा 384 EI। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर एक चेक लगाना है। चेक हमको क्या लगाना है कि हमारा परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये हमें एक चेक लगाना है। उस स्थिति में वो क्या माना जाएगा भाई? सेफ माना जाएगा, अन्यथा वो अनसेफ माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई क्या हो गया, आपके 9वां भी आपका चेक हो गया। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया भाई? चेक लगा दिया। ठीक है, और ये W किसमें? किलोन्यूटन पर मीटर में है, तो ये फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला और देख लो डिफ्लेक्शन मैक्स का, 5WL³ बटा 384 EI। काव्या बाहर चलो, काव्या डिस्टर्ब करने आ गई है। चलो काव्या बाहर चलो। तो अगर W आपका किलोमीटर पर मीटर में है जब, तो ये फॉर्मूला 5WL4 बटा 384 EI। और यदि W आपका किलो न्यूटन के अंदर है तो ये फॉर्मूला लगाना है 5WL³ बटा 384 EI। ठीक है, W रखना है किलो न्यूटन में, बाकी सब आपको mm के अंदर रखना है, न्यूटन में रखना है, तब जाकर इसकी वैल्यू mm के अंदर आती है। वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए भाई? चेक हो गए। तो मैनली जो देखा जाए ना, आपके मैनली तो आपके 5 स्टेप है। 5 स्टेप आपने कर लिए, उसके बाद में आपके कुछ बीम जो है उसके चेक है भाई, बीम में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, बीम में वेब्स की बकलिंग तो नहीं हो रही, बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेंथ का चेक लगाना है, और बीम में शियर का चेक लगाना है। जो हमारे क्वेश्चन में जो शियर आया था, क्या उसका मान उससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि 9 चेक मैंने आपको बताए, 9 मतलब 5 स्टेप मैंने बताए और 4 मैंने चेक बताए। तो 4 में से जैसे कि क्या है कि भाई आप 7वां तक भी करके आओ ना तो भी सही माना जाएगा। 8वां 9वां में से कोई एक चेक लगाते हो तो सही माना जाएगा, तो भी 2 लगाओ तो भी ज्यादा सही है। ठीक है, या 7 तक करके आते हो तो भी लगभग आपका सही माना जाएगा। ठीक है, लगभग 9 स्टेप आप याद रख लो। इस प्रकार से क्या है भाई, इस जो आपका ये लैटरली सपोर्टेड बीम है उसके अंदर ये आपके 9 स्टेप है जो आपको याद रखना। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। कोड अपने पास में रखना तुम पढ़ते वक्त, ताकि सारी चीजें साथ साथ में देखते रहो कहां पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये 9 स्टेप अपन को ध्यान में रखने। अब फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके या तो 1-2 स्टेप अपन बढ़ा देंगे या तो 1-2 स्टेप अपन कम कर देंगे। मतलब ये 9 स्टेप हमको ध्यान में रखने एक बार तो। और जैसे फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 9 के 9 स्टेप यूज लेने। ठीक है, तो हम सेकंड टाइम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 स्टेप कम हो जाएगा। थर्ड टाइम का क्वेश्चन करेंगे तो 1-2 स्टेप उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी ये 9 स्टेप तो आपके है ही। ठीक है, और जो कुछ होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा। तो इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं भाई, लैटरली सपोर्टेड बीम जो है उसकी डिजाइन है, उसके स्टेप मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है परमिसिबल डिफ्लेक्शन, और ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर डायरेक्ट अपन न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ेंगे, डिजाइन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा और अपन ये जो 9 स्टेप है वो फॉलो करेंगे। 9 का स्टेप सबसे पहले तो लिख लेना कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से, साथ साथ में इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना ताकि आपके माइंड में सेट बैठ जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।